नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कुछ रोज़ केबल भी मैंने ऐसा प्रोग्राम किया था। आज फिर वैसी ही एक रिपोर्ट है। भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यानी दर मुबादला के ज़खायर भंडार जो हैं विदेशी मुद्रा के, वो लगातार बढ़ रहे हैं। अब कल की रिपोर्ट है 654 बिलियन डॉलर भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स है। और ये बावजूद इसके कि इस वक्त तेल जो है $86 फी बैरल चल रहा है, हाईएस्ट। ऐसे तो जब ये जंग शुरू हुई थी तो $95 तक गया था, लेकिन वैसे मतलब यूक्रेन की जंग 24 फरवरी 2022 को शुरू हुई थी, तकरीबन 2.25 साल हो चुके उसे। उस वक़्त तो जल्दी में 95 तक गया था, लेकिन फिर कम हो गया और बीच में तो $75 तक भी गया था, लेकिन अब फिर से बढ़ गया है और $86 फी बैरल पे जा रहा है, जबकि जंग से पहले तो $70 पे। आमतौर पर ऐसे कभी भी एक तरीका तो रहता नहीं है, नीचे ऊपर होता रहता है। और भारत की जो तेल की ज़रूरियात है, यानी भारत अपना तेल जो है न सिर्फ 15% बनाता है, 85% वी हैव टू इम्पोर्ट। तो करोड़ों डॉलर हमको भरने पड़ते हैं उसके लिए। बावजूद इसके भारत अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का जो है वो भी अच्छी तरह बना के रखता है। फॉरेक्स रिजर्व्स में भी ऑन एन एवरेज बढ़ोतरी होती रहती है और रुपए का जो भाव है, यानी भारतीय रुपए का मैं कह रहा हूँ, वो भी ऑन एन एवरेज स्टेबल रहता है। और उसकी कई वजूहात हैं, पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ, यहाँ पर फिर से आपको बताना चाहूँगा। एक तो इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होती है वो भारत में हो रही है। तो उससे क्या होता है, बाहर का जो सरमाएकार जो निवेशक है वो जब भारत में आता है तो वो डॉलर लाता है, और डॉलर लाता है, रिजर्व बैंक उसको उसके बदले में रुपया दे देती है, यानी ही हैज टू परचेज द रूपी। और जिस चीज़ की खरीदारी होती है उसका भाव बढ़ता है। ये तो हालत ये है, मैं आपको बता दूं, अगर रुपए को टोटली फ्री फ्लोट कर दिया जाए तो ये $70 तक चला जाएगा। लेकिन भारत सरकार के अंदाजे ऐसे हैं कि हमें रुपए को ज़्यादा मजबूत नहीं करना चाहिए, इसीलिए वो लोग आए दिन इंटरवीन करते रहते हैं फॉरेक्स मार्केट्स में। और इसके लिए वो ऑन एन एवरेज अभी जैसे आजकल 83 रुपीज़ 35 पैसे है, बीच में 50 पैसे तक भी गया था, या फिर कभी मजबूत होकर 83 पहुंच जाता है। तो ऑन एन एवरेज भारत जो है अपना रुपया जो है उसको स्टेबल रखता है, मुस्तहकम रखता है, ज़्यादा उसमें वॉलेटिलिटी होने नहीं देता। और जैसे उसकी वजूहत मैंने आपको बताई कि एक तो एफडीआई इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी है, फिर एफआईआईज जो होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो भारत के स्टॉक मार्केट में जो है पैसा लगाते रहते हैं, वो भी डॉलर लाते हैं। और उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं, ये भी मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ, भारत इस वक्त भारत के जो लोग बाहर रहते हैं, एक्सपेट्रिएट्स, इंडियन एक्सपेट्रिएट्स, जिसे हम आम लोग में एनआरआई कहते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, वो लोग हर साल भारत को, अभी पिछले साल उन्होंने $111 बिलियन रेमिटेंसेस भेजे, पैसे भेजे। तो वो जब भी डॉलर भेजते हैं तो वो भी कन्वर्ट होकर रुपए में होता है, तो भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में उतना इजाफा होता है।
और ये बावजूद इसके कि हम ऑन एन एवरेज जो बिजनेस कर रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, उसमें हम डेफिसिट में जा रहे हैं। ट्रेड डेफिसिट होता है। मैंने वो भी प्रोग्राम किया था कि कैसे $23 बिलियन का एक महीने में, लेकिन अभी पिछले महीने की जो रिपोर्ट आई है तो उसमें तो ट्रेड सरप्लस हो गया है। वैसे हकीकत में डेफिसिट होना कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि हम ज़्यादातर जो, एक तो खैर तेल तो मजबूरी है, वो तो इंपोर्ट करना ही पड़ता है। उसके अलावा जो हम मंगवाते हैं या तो कैपिटल गुड्स होती है, यानी मशीनरी होती है नए नए कारखाने की, वो भी आगे चल के कमा के देगी। और या तो फिर भारत क्या करता है कि कुछ चीजें ऐसी मंगवाता है, यानी जैसे तेल ही ले लीजिए। अभी तेल हम अपनी ज़रूरियात से ज़्यादा मंगवाते हैं, लेकिन क्योंकि भारत में बड़ी बड़ी रिफाइनरीज हैं, ऑयल रिफाइनरीज, तो हम उसको प्रोसेस करके उसमें से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, बिटुमेन, ये चीज़ें बनाकर हम एक्सपोर्ट करते हैं। इसी तरह कई मशीनें भी ऐसी होती हैं, जैसे स्मार्टफोन ही ले लीजिए, कंप्यूटर से ही ले लीजिए, उसके जो ओरिजिनल इक्विपमेंट होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, कुछ चीज़ें भारत में बनती हैं, कुछ चीज़ें हमको बाहर से मंगवानी पड़ती है। चीन से मंगवानी पड़ती है, कोरिया से मंगवानी पड़ती है, ताइवान से मंगवानी पड़ती है। तो वो जो पार्ट्स हम मंगवाते हैं उनको यहाँ पर हम असेंबल करके और फिनिश प्रोडक्ट बना के हम फिर री एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये जो इंपोर्ट्स होती है ना, ये हकीकत में हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए होती हैं, और ये भी लाजमी है, होनी चाहिए। तो उसके सब के बावजूद अगर भारत अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो स्टेबल रखता है, रुपए का भाव स्टेबल रखता है, तो इट इज़ नॉट अ मीन अचीवमेंट। इस सिलसिले में सबसे बड़ी जो कल एक चीज़ हुई है वो ये है कि एक मॉर्गन स्टैनली इंडेक्स है। ये बाहर के जो सरमाएकार होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लोग मुल्कों के जो सॉवरेन बॉन्ड्स होते हैं उनमें भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अभी जैसे मैंने बताया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो भारतीय कंपनियों के शेयर लेते हैं, तो उससे भी पैसा आता है। लेकिन कुछ ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो सरकार के जारी किए हुए बॉन्ड खरीदते हैं, जिसको आम जुबान में गिल्ट भी कहा जाता है। उसकी वजह ये होती है, मैं आपको बताऊं, हर मुल्क अपना अपना बजट बनाता है। स्टेट भी या प्रोविंस कह दीजिए, वो भी अपने अपने बजट बनाते हैं। कभी कभी या मोस्टली क्या होता है कि वो लोग अपना जो उनकी आमदनी होती है उससे खर्चा ज़्यादा करते हैं, तो वो बजट डेफिसिट कहलाता है। वो डेफिसिट को जो भरना होता है उनको, या तो वो टैक्स नए लगाएं ताकि नई पैसा लोगों से कलेक्ट करें, या फिर वो कर्जा लेते हैं, उधार देते हैं, और उसमें वो क्या करते हैं कि उसके लिए वो बॉन्ड जारी करते हैं। और वो बॉन्ड जो है ना, मतलब आप और हम तो नहीं खरीद सकते, लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे बैंक्स हैं या दूसरे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो खरीद सकते हैं। अभी ये जो इनको सॉवरेन बॉन्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी गारंटी भारत सरकार खुद देती है, इसीलिए इसको सॉवरेन बॉन्ड भी कहा जाता है। ये भी लिस्टिंग होते हैं, इनका भी भाव नीचे ऊपर होता रहता है। 5 साल से लेकर 30 साल तक ड्यूरेशन के लिए होते हैं, उनका जो मैच्योर होने का होता है। अब कल से क्या हुआ है कि जो मॉर्गन स्टैनली की इंडेक्स है, उसमें जो जो दूसरे भी बॉन्ड्स उसमें आते हैं इंडेक्स में, उसमें अभी भारत के जो सॉवरेन बॉन्ड्स है ना, उनको भी लाया गया है। तो अभी जो बाहर का इन्वेस्टर है वो सिर्फ शेयर में नहीं, वो भारत के जो सरकार के इशू किए हुए बॉन्ड्स है ना, उसमें भी पैसा लगा सकता है। और दायरा पैसा लगाएगा तो वो तो डॉलर ही लाएगा, जिसके लिए कहते हैं अभी तो 6 महीने कितना 4 महीने समझो गुजर चुके हैं, 3 महीने गुजर चुके हैं जून तक।
9 महीने बाकी हैं इस साल के। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है आइंदा साल के मार्च तक, इसमें कहा जाता है कि 25 से लेके 30 बिलियन, अंदाजा है 25 से लेके 30 बिलियन डॉलर तक आ सकते हैं भारत के गिल्ट मार्केट में। यानी बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो भारत का जो है सॉवरेन बॉन्ड खरीद सकते हैं या उसमें पैसा लगा सकते हैं। अब यहाँ पर जो है कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो आर्बिट्रेशन करते हैं, आर्बिट्रेज करते हैं। वो क्या करते हैं कि सारे जो ममालिक हैं उनके जो बॉन्ड होते हैं उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है सेम नहीं होता। अभी जैसे पाकिस्तान है 15% देता है इंटरेस्ट, बांग्लादेश है 14% देता है, श्रीलंका है 13% देता है, भारत है 7%, 7.5% देता है, और जापान है तो 1.5% देता है, और अमेरिका है 5% है अमेरिका में जो। तो कुछ ऐसा ऐसा करते हैं इन्वेस्टर्स कि समझो अमेरिका से उन्होंने पैसा उधारी लिया और वो पैसा उधारी लेके और भारत में अभी वहां से 5% पे लिया, यहाँ पे 7% पे लगा दिया, तो उनको 2% की कमाई होती है। लेकिन यहाँ पे रिस्क क्या होता है, रिस्क ये होता है कि एक तो खैर वैसे तो सॉवरेन है, यानी उसकी जो अश्योरेंस हिंदुस्तान सरकार देती है, पैसा किसी का मरेगा नहीं। लेकिन ये रिस्क रहती है कि उसके मैच्योरिटी से पहले अगर रुपया गिर गया तो, क्योंकि वो वापस जब ही बेचेगा तो रुपए में बेचेगा, फिर उसको डॉलर खरीदना पड़ेगा, तो फिर उसको डॉलर महंगा पड़ेगा। तो ये भी देखा जाता है कि किसी मुल्क का जो सिक्का है, तो रुपया है, डॉलर है, यन है, उसकी सेहत कैसी है। अगर वो स्टेबल है तो इन्वेस्टर लोग वहां पर पैसा लगाएंगे, क्योंकि उनको जब भी वापस निकालना पड़ेगा तो भी जो डिफरेंस ऑफ एक्सचेंज रेट होगा उसमें ज़्यादा फर्क नहीं होगा, दैट दे कैन मैनेज। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि कल से जो मॉर्गन स्टैनली इंडेक्स में भारत के गिल्ट्स को या सॉवरेन फंड बॉन्ड्स को लाया गया है, तो इससे उम्मीद बनती है। कल तो खैर इतने नहीं आए, ऐसा कोई सैलाब नहीं आ गया कि एकदम से डॉलर आने शुरू हो जाए, लेकिन जो माहिर हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो ऐसा कह रहे हैं कि बाकी वक्त में जो अभी 9 महीने बचे हैं, हो सकता है हमें 25 से लेके 30 बिलियन डॉलर तक मिल जाए। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।